हेलो फ्रेंड्स। आज हम मन और शरीर के संबंध पर बात करेंगे। वैसे तो मन और शरीर दो अलग अलग एंटिटी दिखाई देती हैं, अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं और इसके ऊपर बहुत सारा काम वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर हुआ है। वेस्टर्न फिलॉसफी में सबसे पहले प्लेटो और अरिस्टोटल, इन्होंने मन और शरीर के संबंध पर कुछ कहा और उसके बाद 17वीं शताब्दी के अंदर जो बहुत मशहूर बुद्धिवादी दार्शनिक हुए हैं डेकार्ट, उन्होंने जो मन और बॉडी है, माइंड और बॉडी है, इसके ऊपर काफ़ी एक अपनी थ्योरी दी। उसके बाद फिर स्पिनोजा और लाइबनीज के द्वारा उस पर कुछ कहा गया। खैर, हम बहुत ज़्यादा दार्शनिक बाद में नहीं भी पढ़े तो हम मोटे तौर पर ये समझने की कोशिश करें कि मन और बुद्धि में आपस में कोई संबंध है या नहीं। अगर है तो जो हमारी चिकित्सा पद्धति है वो सारी चिकित्सा पद्धति सिर्फ शरीर के सिम्टम्स को देखकर उसका ही इलाज क्यों करती है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मन और बुद्धि में आपस में क्या संबंध है। इस बारे में अगर हम भारतीय मनीषियों की विजडम को देखें तो इसके अंदर हमें दिखाई देगा सांख्य, जो महर्षि कपिल का है, योग, जिसे महर्षि पतंजलि ने दिया, चरक, सुश्रुत और वैशेषिक जो महर्षि कणाद ने दिया। अगर हम इनको ओवरव्यू करते हैं, इनको देखते हैं, तो एक बात बहुत क्लियर हो जाती है कि जो मनुष्य है उसका जो माइंड और बॉडी है वो दो अलग अलग एंटिटी नहीं है, बल्कि वो अब एक ही पदार्थ से बने हुए हैं। और ये बहुत स्पष्टतः बताया जब कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया और उन्होंने कहा कि एक ही तत्व है, उस तत्व को उन्होंने नाम दिया प्रकृति, और प्रकृति के ही ये सारे रूप हैं। तो अब ये बात हमें क्लियर हुई कि जो मन और बुद्धि है, शरीर और मन है, वो एक ही तत्व से बने हुए हैं और उनका एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ना, इंटरेक्शनिज्म या की जो थ्योरी है वो डेकार्ट ने दी है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं इससे कि जब वो एक ही पदार्थ के गुण हैं, एक ही पदार्थ के दो एंटिटी हैं, तो उनका एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तो जब भी हम शरीर की चिकित्सा करें तो साथ साथ हम मन की भी चिकित्सा करें। हमारी जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सभी साइकोसोमेटिक होती हैं। तो जब भी जितने भी हमारे बिलीफ हैं, जो भी हमारा एटीट्यूड है, जो भी हमारे विश्वास है, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, उन सब का प्रभाव पड़ता है हमारे बायोलॉजिकल फंक्शनिंग पर। और जितनी हमारी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग है उसका प्रभाव पड़ता है हमारे बिलीफ, हमारे एटीट्यूड पर। जैसे उदाहरण से मैं बताता हूँ आपको कि जैसा हम खाते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं, उस भोजन का प्रभाव हमारे मन, हमारे विचारों पर पड़ता है। इसलिए भारतीय परंपरा के अंदर कहा गया है कि तामसिक भोजन नहीं लिया जाए, सात्विक भोजन लिया जाए। इसी तरह जो हम सोचते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अब इसमें मैं एक टेक्निक बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब भी आपका मन परेशान हो, जब भी एंजाइटी का लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ हो, तो उसकी एक टेक्निक है। जब हमारा मन शांत है तो जो हमारी सांसें होती हैं वो थोड़ी धीमी होती हैं, थोड़ी गहरी होती हैं और वो रिदमिक होती हैं, उनमें एक रिदम होती है। तो जब हमारा मन शांत हो तो उन सांसों की गति को हम अपने अंदर अच्छे से ले जाएं, उसको समझ लें। सांसों की गति और मन, इन दो की बात हो रही है। अब जैसे ही हमारा मन कभी अशांत हो, मन मतलब एक बात हो गई जो एनर्जी की बात हो गई, विश्वास की बात हो गई, बिलीफ की बात हो गई, विचारों की बात हो गई, और जो सांस है वो फिजिकल बात हो गई। तो जब भी हमारा मन परेशान हो तो हम अपने सांसों की गति को प्रयासपूर्वक थोड़ा धीमा करने की कोशिश करें, उनको गहरा करने की कोशिश करें और उसी रिदम में लाने की कोशिश करें जो हमारी ओरिजिनल रिदम है। जैसे ही हम ये करते हैं तो हम तुरंत ही बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे कि हमारा मन भी शांत होने लगा। ये तरीका है मन और बुद्धि को बैलेंस करने का। और जब भी हम शरीर का इलाज करें, शरीर की ट्रीटमेंट करें, तो उसके साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम मन के ऊपर भी काम करें और मन में जो भी चल रहा है उस मन की बीमारी को भी पकड़कर उसका भी इलाज शुरू करें।
तो मन और बुद्धि के ऊपर अगर आप ये सोचेंगे तो आपको लगेगा कि मन और बुद्धि एक इंटीग्रेटेड चीज़ है। भारतीय मनीषियों में अगर हम महर्षि पतंजलि की बात करें तो पतंजलि ने अष्टांगिक मार्ग बताया है, जिसमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम ये 4 शरीर से संबंधित हैं। प्रत्याहार ट्रांजिशन फेज है और धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों मन से और सोल से संबंधित हैं। इसका मतलब ये है कि महर्षि पतंजलि भी ये कहना चाह रहे हैं कि जो शरीर और मन है उनका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और मनुष्य जो है वो एक इंटीग्रेटेड एनर्जी है। धन्यवाद।